बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 12th के एग्जामिनेशन के अंदर जो आता है, वो है स्पर्म की या शुक्राणु की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो शुक्राणु होते हैं या जो स्पर्म होते हैं, इनके बनने की प्रक्रिया का अध्ययन हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर जो मेल होता है, मेल की बॉडी के अंदर टेस्टिस में बनते हैं, वृषण में बनते हैं। इसके बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। अंग्रेजी में इसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इस स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में जो शुक्राणु बनते हैं, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, एक टिपिकल स्पर्म की, एक प्रारूपी स्पर्म की, उसका क्वेश्चन अलग से आता है। उसका क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, शुक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ मेच्योर स्पर्म, मतलब परिपक्व शुक्राणु या मेच्योर स्पर्म की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो उसमें आपको देयर इज नो नीड टू राइट द थ्योरी, आपको थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, केवल उसका ये डायग्राम आता है। तो ये डायग्राम आपको बाकायदा अगर क्लियर कट बनाएंगे तो आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिलेंगे। मैं इसका सरल भी एक डायग्राम बना के बताऊंगा आपको अलग से, पर ये एग्जामिनेशन के अंदर सुनिश्चित करेंगे अपने को यही बनाना है, ठीक है ना। तो क्यों, क्योंकि ये ऐसा ज़्यादा कठिन नहीं है, ये एक आध बार प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग बन जाएगा। एक जो मनुष्य का जो स्पर्म होता है, उसकी जो एवरेज लेंथ होती है वो 0.05 mm होती है, ठीक है। जो स्पर्म की स्ट्रक्चर का अध्ययन ल्यूवेनहाक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले किया था, और मनुष्य के जो स्पर्म है उसका डिटेल स्टडी गेटनबाय और आर्कराइट जो साइंटिस्ट है उन्होंने किया था। एक जो प्रारूपी स्पर्म होता है, एक टिपिकल स्पर्म होता है, उसकी स्ट्रक्चर के 4 मेन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है हेड, सेकंड पार्ट होता है नेक, थर्ड पार्ट होता है मिडिल पीस या जिसको हम मध्य भाग कहते हैं, और चौथा भाग होता है टेल। हिंदी में इसको सिर, ग्रीवा, मध्य भाग और पूंछ कहते हैं, ठीक है। अब इनमें से सबसे बड़ा भाग जो है, वो सबसे बड़ा भाग होता है स्पर्म का टेल। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म इज कॉल्ड इज नोन एज टेल, ठीक है ना, जिसको हम लोग पूंछ भी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग पहले इसकी डिटेल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। सबसे पहले आपको जो सबसे ऊपर दिख रहा है, जो प्रोमिनेंट पार्ट दिख रहा है स्पर्म का, इसको हम लोग हेड कहते हैं। ये हेड के अंदर जो स्पर्म का न्यूक्लियस, जिसको हम लोग केंद्रक कहते हैं, इसमें इसका पूरा क्रोमेटिन नेटवर्क, मतलब जितने भी क्रोमोसोम होते हैं 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो रहते हैं, वो एक नेटवर्क फॉर्म में यहाँ पे पाए जाते हैं। स्पर्म का जो ये हेड वाला पार्ट होता है, उसका सबसे ऊपरी पार्ट होता है हेड का सबसे ऊपर वाला भाग, हेड कैप्सूल कहलाता है। और इस हेड कैप्सूल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो कहलाता है एक्रोसोम। ये क्वेश्चन भी बोर्ड के एग्जामिनेशन के अंदर आता है कि स्पर्म के एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है। ये 11th का भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के एग्जामिनेशन के अंदर ही पूछते हैं इसको। तो स्पर्म के एक्रोसोम का निर्माण गाल्जी बॉडी करती है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12th के एग्जामिनेशन के अंदर भी बहुत बार पूछा गया है कि शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण कौन से कोशिकांग के द्वारा होता है। विच सेल ऑर्गेनेल डज फॉर्म द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म। तो इसका राइट आंसर होगा आपका गाल्जी बॉडी। इस एक्रोसोम के अंदर बहुत सारे एसिड हाइड्रोलाइटिक टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं, हाइड्रोलूरिक एंजाइम पाया जाता है, विच हेल्प इन द डिसॉल्विंग ऑफ द विटेलाइन मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम, जो निषेचन में सहायता करता है। और जो अंडाणु रहता है, उसकी जो विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है, उस विटेलाइन मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने को या उसको भेदने का कार्य एक्रोसोम करता है। तो एक्रोसोम इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्पर्म। फिर उसके बाद इसमें जैसे मैंने अभी बताया कि नीचे जहाँ पे हेड वाले पार्ट में न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क होता है। फिर उसके बाद जो हेड वाला पार्ट है, जो कि सबसे प्रोमिनेंट पार्ट होता है स्पर्म का, उसके बाद जो हेड और मिडिल पीस को कनेक्ट करने के लिए एक नेक होती है। ये नेक वाला जो पार्ट होता है, इसमें प्रोक्सिमल और 2 प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल होते हैं। जो मिडिल पीस वाला पार्ट हालांकि होता तो छोटा ही है, परंतु सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। और आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन काम होता है, वो काम होता है एनर्जी देना। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के जो बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल बनाते हैं,
इन माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल को हम लोग निवेल कर्ण भी कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पर्म जो स्पाइरल है, ये स्पर्म को गतिशीलता प्रदान करने के दौरान एनर्जी उपलब्ध कराते हैं, एनर्जी उपलब्ध करवाते हैं, जिससे स्पर्म अंडाणु की ओर गतिशील होता है फॉर द पर्पज ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल का जो मेन फंक्शन है वो फंक्शन होता है स्पर्म को मोटिलिटी प्रदान करना, टू प्रोवाइड द मोटिलिटी टू द स्पर्म, मतलब शुक्राणु को गतिशीलता प्रदान करना। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया का आप सभी को मालूम है कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल के अंदर पावर हाउस की तरह काम करता है और एनर्जी देता है। फिर जैसे मैंने कहा ये सबसे बड़ा भाग स्पर्म का जो होता है वो कहलाता है टेल, जो स्पर्म को गतिशीलता प्रदान करता है, मतलब ये गतिशीलता प्रदान करने में ऊर्जा उपलब्ध कराएगा माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल या मिडिल पीस। और जो गतिशीलता होगी स्पर्म में वो काय के कारण होगी? टेल के। और टेल जो है शुक्राणु का सबसे बड़ा और सबसे लंबा भाग होता है। तो इस प्रकार से ये शुक्राणु की जो एक संरचना होती है उसके चार भाग हो गए। सबसे ऊपर वाला भाग होता है हेड, बीच वाला भाग होता है नेक, थर्ड भाग होता है मिडिल पीस और चौथा भाग होता है टेल। सबके अपने अपने फंक्शन है। हेड वाला भाग जो रहता है अंडाणु को भेजने में सहायता करेगा। नेक वाला जो भाग है हेड और मिडिल पीस को जोड़ने का काम करेगा। मिडिल पीस वाला जो पार्ट है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देंगे। और जो टेल वाला पार्ट है वो, क्योंकि ये जो टेल वाला भाग है स्पर्म का सबसे लंबा भाग होता है, ये शुक्राणु को गतिशीलता प्रदान करता है, मतलब इट प्रोवाइड मोबिलिटी टू द स्पर्म। मतलब जब पॉपुलेशन हो जाता है, मैथुन हो जाता है, तो जो स्पर्म फीमेल के बॉडी के अंदर जाते हैं तो स्पर्म इस टाइप से मूवमेंट करता हुआ जाता है, इस टाइप से। मैंने ये एक स्पर्म के ऐसे आपको सक्सेसिव डायग्राम बताए। तो जो स्पर्म है उस स्पर्म को इस टाइप से जब वो मूवमेंट करता है, गति करता है, तो उस गति प्रदान करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका रहता है? टेल का। तो इस प्रकार से ये चार पार्ट हो गए हमारे स्पर्म के। सबसे पहला भाग होता है हेड, जिसको हम लोग हिंदी में सिर भी कहते हैं। दूसरा भाग होता है ग्रीवा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में नेक कहते हैं। तीसरा भाग होता है मध्य भाग, अंग्रेजी में इसको मिडिल पीस कहते हैं। और चौथा भाग होता है पूंछ, जिसको अंग्रेजी में हम लोग टेल कहते हैं। और जहाँ तक बात करें हम लोग किस पार्ट का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सभी पार्ट, क्योंकि वो तो एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये पार्ट नहीं होगा तो ये फंक्शन होगा या ये नहीं होगा तो ये कार्य करेगा। सबकी अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। पर ये जो हेड वाला पार्ट होता है, क्योंकि सबसे प्रोमिनेंट पार्ट है, और इसमें मैं बार बार आप लोगों को फोकस कर रहा हूँ, ये क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। जब हम लोग फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रियाविधि पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को फिर डबल से समझाऊंगा कि ये क्रोमोसोम क्या कार्य करता है। ये क्रोमोसोम जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो जैसे ये फीमेल के अंदर ओवम रहता है, ये है ना, और ये जैसे स्पर्म उससे स्ट्राइक करता है, जैसे उससे टकराता है, तो ये स्पर्म का जो एक्रोसोम वाला पार्ट होता है, ये जहाँ से एंजाइम निकलते हैं, ये एंजाइम इस एक की जो मेम्ब्रेन होती है उसको डिजॉल्व कर देते हैं, उसको गला देते हैं, जिससे शुक्राणु अंडाणु के अंदर घुस जाता है, मतलब उसके अंदर पेनिट्रेट हो जाता है। और उसके बाद ये जो स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस दोनों फ्यूज हो जाते हैं, और इस फ्यूजन की प्रोसेस को ही हम लोग निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसके कारण से डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। फिर उस जाइगोट का फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। उस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पहले क्लीवेज होता है, फिर मोरुला स्टेज आती है, फिर ब्लास्टुला स्टेज आती है, फिर गेस्टुला स्टेज आती है, फिर 3 जर्म लेयर बनते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, और उसके बाद फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, मतलब अंग जनन होता है, सारे ऑर्गन बनते हैं। और उसके बाद जब पूरा एक एम्ब्रियो फीटस में ये चाइल्ड में डेवलप हो जाता है, उसके बाद फिर उस चाइल्ड का प्रसव होता है, पार्चुरेशन होता है, जो हम लोग इसी चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्रामेटिक क्वेश्चन है प्योर। इसका केवल थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, केवल ये डायग्राम आता है। और अगर जैसे मान के चलो लग रहा है आपको कि ये डायग्राम टिपिकल है, तो आप लोग बहुत सरल डायग्राम भी बना सकते हैं। वो सरल डायग्राम भी मैं बना के आपको समझा। डायग्राम है, वो डायग्राम हम लोग ऐसा बना सकते हैं सरल।
अगर जैसे लग रहा है आपको कि ये कठिन डायग्राम है, तो आप लोग बहुत ही सिंपल वे में भी एक छोटा सा डायग्राम भी है इसका, बट ये आपको जैसे फुल मार्क्स चाहिए, तो फुल मार्क्स में तो जो मैंने अभी आपको समझाया, कम से कम कोशिश ये करें कि यही डायग्राम अपने को बनाना है। ये ऐसा भी अपन लोग स्पर्म की स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया आपका, ये आपका हेड वाला पार्ट में ये क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर हो गई, ये फिर आपके माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल हो जाएंगे ये, ठीक है ना, और ये आपकी टेल हो जाएगी, ठीक है। बट मैंने जैसे कहा कि ये डायग्राम काम चलाओ डायग्राम है ये, पर अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो यही डायग्राम बनाए। और इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ मेच्योर स्पर्म, मतलब परिपक्व शुक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। तो ये डायग्राम आप लोग बहुत अच्छे से करना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके।